नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2022 और एनसीएफ 2023 के बारे में। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर सभी विषय के प्रश्न मिलेंगे, है ना। टॉप 100 प्रश्न एक ही वीडियो में आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि कहीं भी नहीं मिलेंगे। यदि आपने सीटेट एग्जाम दी होगी तो आपने देखा होगा कि एनसीएफ से कम से कम 4 से 5 प्रश्न और ज्यादा ही पूछे जाते हैं। सभी विषय की बात कर रहा हूं, सभी विषय के प्रश्न भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो कम से कम 5 नंबर आपके यहां पर पक्के हो जाएंगे यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया। तो ये वीडियो देखने के बाद कहीं और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें सभी बुक्स का निचोड़ है, सभी प्रश्न एक साथ आपको मिलने वाले हैं। और जो आपके सीटेट एग्जाम 2011 से लगाकर 2023 तक जो आपकी सीटेट एग्जाम हुई, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सभी को शेयर कर देना है ना, ताकि इसी प्रकार की और मैं वीडियो बना सकूं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। उससे पहले अभी तक आपने हमारे एप्स ऑनलाइन स्टडी विद डीके को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी इंपोर्टेंट जानकारी इसमें दी गई है। सभी को रेटिंग जरूर देना है। यहाँ पर सारी चीजें आपको 29 रुपए मिल रही है, यानी कि 1 रुपए में एक टेस्ट। ज्यादा समय सीटेट एग्जाम में नहीं बचा है, तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, आपकी बेहतर तैयारी होगी। 30 टेस्ट मात्र 29 रुपए मिल रहे हैं, जल्दी से परचेस कर लीजिए। 1 रुपए में एक टेस्ट आपको मिल रहा है ना। ये आप ही के लिए किया गया है ताकि कोई भी बच्चा फेल ना हो, है ना, सभी अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो 30 टेस्ट है, लगा लीजिएगा। साथ में रामबाण पीडीएफ भी आपको 29 रुपए में मिल रही है, जिसमें थ्योरी मिलेगी, 800 एमसीक्यूज मिलेंगे, जो और इसमें जो थ्योरी और एमसीक्यूज है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलने वाली है। साथ में ऑनलाइन एग्जाम जो 2022-23 में हुई थी उसके 23 पेपर आपको एक साथ मिलेंगे, वो भी 1 रुपए में एक पेपर मिलेगा, ये भी 29 रुपए में मिलेगा। तो सारी चीजें आपको 29 रुपए में मिल रही हैं। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यदि आप के पास पैसे नहीं है या फिर आप नहीं देना चाहते तो फ्री में भी वहां पर बहुत सारी पीडीएफ उपलब्ध है, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा और रेटिंग जरूर दे दीजिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। शुरू करने से पहले यहां पर देखिए, मैं 10 प्रश्न आपको दूंगा। कितने प्रश्न दूंगा आपको मैं? यहां पर 10 प्रश्न आपको दूंगा और इसके जवाब मुझे अभी चाहिए, है ना, क्योंकि इसका आंसर मैं बताऊंगा अंत में। कब बताऊंगा? जब आपके 90 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। 90 के बाद ये 10 ऐसे 100 होंगे, है ना। तो जैसे ही 90 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे इसके आंसर में दूंगा। तो यहां पर देखिए, इसके आंसर सबसे पहले आपको देना है। पहला प्रश्न है आपका, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? इसका आंसर आपको देना है। एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे? प्रश्न आपको कमेंट में नहीं लिखना, 1 करके इसका आंसर देना, 2 करके आंसर देना, 3 करके एनसीएफ 2022 के अध्यक्ष बताना, 2023 के अध्यक्ष बताना है। एनसीएफ में जो खंड है 2022 में वो कितने शामिल किए गए थे, है ना, ये आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र कौन सा है और कब दिया गया था, ये आपको बताना है। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र आपको बताना है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देती है, ये बताना है। और एनसीएफ 2005 में प्रथम भाषा के बारे में बताना, द्वितीय भाषा के बारे में और तृतीय भाषा के बारे में बताना है। ये 10 प्रश्नों के आंसर आपको अभी देने हैं, अंत में इसका आंसर भी बताऊंगा, तो मिलान कर लीजिएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठचर्या में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है? कितने थीम है टोटल? कितने ईवीएस में बताए गए हैं? थीम बताए गए आपके 6 और उपथीम कितनी है? ये है आपकी 4। जैसे कि सभी को पता होगा, है ना, थीम 6 प्रकार की होती है, उपथीम 4 प्रकार की होती है। तो इसमें से कौन सी थीम है इसके बारे में आपको बताना है। पौधे, पशु, आश्रय या फिर हमारे चारों ओर परिवर्तन। बाकी के थीमों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसके आंसर हम जान लेते हैं। चाहे तो इसका आंसर आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन अंत में जरूर बताएगा कि इन 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर आश्रय, है ना, जिसको आवास भी कहा जाता है ना। क्या होगा? आश्रय एक थीम है, पौधा क्या है आपका उपथीम है। तो यहाँ पर देखिए 6 थीम कौन कौन सी, उपथीम कौन कौन सी है, मैं सिर्फ बोलकर बता देता हूँ, आपको पता होगा इसके बारे में। जो 6 थीम है उसमें पहली थीम है आपकी परिवार एवं मित्र, दूसरे नंबर पर आता है आपका भोजन, तीसरे पे पानी, चौथे पे आवास, 5वां नंबर है यात्रा और 6ठे नंबर की जो थीम है वो चीजें जो हम बनाते हैं ना। ये 6 प्रकार की थीम होती है। और 4 प्रकार की जो उप थीम होती हैं वो आपका होता है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर और पौधे। ये 4 प्रकार की उप थीम होती है, लेकिन किसकी होती है? तो परिवार एवं मित्र की, है ना, याद रखिएगा। परिवार एवं मित्र जो थीम है ये उसकी उपथीम होती है आपकी 4, है ना। ऐसे सीधे सीधे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई किसकी उपथीम है ना, और उसमें आपसे 4 थीम दे देंगे, उसमें परिवार एवं मित्र भी रहेगा, तो उस पर टिक करेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हमारे विकल्प के अनुसार आश्रय यानी कि आवास आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना।
तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इन दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त, यहां पर देखिए सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपको चुनना है, जो कि एनसीएफ 2005 सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीएफ में वो आपके गणित पेडागोजी में पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं? गणित पेडागोजी में। इसमें सभी विषय के प्रश्न इंक्लूड है, लेकिन गणित पेडागोजी को ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 में पूछा गया है कि जो गणित की पाठचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करना है ना, उसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है उसके बारे में आपको बताना है। पहला विकल्प है, पाठचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक होता है। पाठचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना होता है। पाठचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थी की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। यहाँ पर महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क कौन सा प्रस्तुत करेंगे, उसका सर्वाधिक उपयुक्त तरीका आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो आप क्या करेंगे, जो विद्यार्थी होता है उसका आंतरिक संसाधनों का विकास करेंगे। कैसा? आंतरिक संसाधनों का। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बी वाला, पाठचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों का आंतरिक संसाधनों का क्या करेंगे? विकास करेंगे, है ना, ये करना आवश्यक है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा, केवल बी, है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को रिक्त स्थान पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। किस पे सबसे कम केंद्रित होना चाहिए? यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा क्या गया है, किस स्तर पे पूछा गया है, किसके अनुसार पूछा गया है और किस विषय के बारे में पूछा गया है। तो प्राथमिक स्तर में पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया है, और गणित पेडागोजी का प्रश्न है, गणित पाठ्यक्रम के बारे में पूछा गया है कि सबसे कम केंद्रित क्या होना चाहिए। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली का विकास बिल्कुल होना चाहिए, ये जो बच्चे होते हैं उसमें होना चाहिए शब्दावली का विकास। रिक्त स्थान संबंधी समझ का विकास भी होना चाहिए, प्रतिमानों या फिर प्रतिरूपों की पहचान भी होनी चाहिए। लेकिन जो कलन विधियां हैं जिससे बच्चा रटन विद्या सीखता है ना, यानी कि हम उसको पहले ही बता देते हैं कि भाई किस प्रकार इसको हल करना है, तो ये जो एक्टिविटीज में बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो याद रखिएगा समस्याओं को हल करने के लिए जो कलन विधियां होती, जो मानक कलन विधियां होती है, इसका उपयोग ये सबसे कम केंद्रित होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो डी वाला विकल्प जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है चौथा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। जो थोक विक्रेता होता है, पटरी विक्रेता होते हैं और जो आम लोग होते हैं, उनके द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के माध्यम से आपको बताना है कि गणित पाठचर्या में शामिल किए जाने हेतु यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। आम लोगों द्वारा प्रयुक्त मुझे लगता है कि यदि हम विकल्प पढ़ेंगे तो बहुत आपका समय खराब होगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि राइट आंसर आपको बता देता हूं, है ना। यदि आपको इसका आंसर यदि क्लिक करना है, खुद को आपका आकलन करना है, तो आप पुश करके विकल्प का चयन कर सकते हैं ना। सभी को करना है, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, चारों विकल्पों को आराम से पढ़िएगा और आंसर आप दे सकते हैं ना। मैं यहाँ पर चारों विकल्प पढ़ के आपका समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है सीटेट एग्जाम में। तो चौथे का जो आंसर होगा वो होगा आपका औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं। तो ऐसा नहीं है, संबंध होता है, लेकिन असत्य कथन पूछा है, इसलिए पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। देखिए, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य पूछा गया है, क्या है ना। तो गणित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है या फिर लक्ष्य होता है, गणितीकरण करना होता है। क्या होता है? गणितीकरण करना होता है। जो विचार होते हैं उनका क्या करना होता है? गणितीकरण करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये पूछा भी गया है सीटेट एग्जाम में, है ना। तो बच्चों की विचार प्रक्रियाओं को क्या करना होता है? गणितीकरण करना होता है। ये गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य, याद रखिएगा, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणितीय कक्षा की एक विशेषता। यहां पर देखिए ध्यान क्या देना है, पूछा क्या गया? बाल केंद्रित पूछा गया है ना। बाल केंद्रित गणित कक्षा की एक विशेषता कौन सी है? चार विकल्प हैं, आप आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा, है ना। तो यहां पर देखिए सही विकल्प क्या होगा आपका?
मूर्त सामग्री और हस्त कौशल सामग्री। जो मूर्त सामग्री जो बच्चा देख सकता है ना, अपने आप ले सकता है, उससे कुछ सीख सकता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मूर्त सामग्री। विभिन्न प्रकार की जो मूर्त सामग्री होती है, हस्त कौशल सामग्री होती है, लाता है ताकि उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए किया जा सके, है ना। तो शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार की मूर्त सामग्री और हस्त कौशल सामग्री लाता है ताकि वे उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए कर सके। बी वाला आपका करेक्ट होगा, बाल केंद्रित पूछा गया है इसलिए ये इंपोर्टेंट है ना, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। दोहरा नहीं दोहराएंगे, ये गलत होगा, है ना। शांति से सुनो और देख सकते, ये भी आपका गलत होगा। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा हुआ है ना। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित किया है। क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं एक गणित शिक्षक से? 4 विकल्प ही आपके सामने, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आंसर आपको देना है ना। सबसे पहले आंसर आप देंगे, उसके बाद मैं तो दूंगा ही, उसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, गणित शिक्षक से क्या आप अपेक्षा करेंगे? तो जो मेधावी बच्चे होते हैं उनके स्तर के, या कह सकते हैं पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, गणित कक्षा में जो मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना, सभी बच्चों की, है ना। तो याद रखिएगा ये वाला विकल्प आपका, एक गणित शिक्षक के रूप में यदि आप एक गणित शिक्षक है तो आपको ये करना होगा, है ना। जो गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करने के साथ साथ जो सभी बच्चे हैं उनका भी आपको ख्याल रखना होगा, है ना, उनका भी सहभागिता सुनिश्चित करना होगा। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर प्रश्नों को हल करना यह आपका गलत होगा। जहां पर ड्रिल अभ्यास आ जाए बिल्कुल या नेगेटिव में चला जाएगा, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जहां पर ड्रिल दिखे या फिर अभ्यास दिखे बिल्कुल गलत कर दीजिएगा, है ना, वो आपका कभी भी सही नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका पहला वाला। चलिए 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए। किस पर परिचर्चा, किस पर आधारित परिचर्चा होनी चाहिए? यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, गणित की कक्षा के बारे में पूछा गया है कि जो परिचर्चा होती है वो किस पर होनी चाहिए, है ना, किस पर आधारित होनी चाहिए। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो यहाँ पर सीधे मैं आंसर बताऊंगा। संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। किसके? बच्चों के जीवन पर आधारित होनी चाहिए, है ना, और संदर्भनात्मक होनी चाहिए। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित के प्रति रुचि एवं एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने का सबसे उपयुक्त मार्ग यहाँ पर आपको बताना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है। क्या बताना है, किसके स्तर पर बताना है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए सबसे उपयुक्त, यानी कि जो बच्चे गणित में रुचि प्राप्त करें, ऐसा क्या करना चाहिए, है ना, इस चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो आपको क्या करना होगा भाई, जो बच्चे होते हैं उनके जीवन के अनुभवों के बारे में बताना है, गणित खेलों के बारे में आपको बताना है, पहेलियों से आप समझा सकते हैं, कहानियों के माध्यम से आप गणित में रुचि पैदा कर सकते हैं बच्चों में, है ना। तो सही आंसर क्या होगा, आपका बी वाला होगा। गणित एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों में, गणित खेलों में पहेलियों और कहानियों का उपयोग आप कर सकते हैं और उसका संबंध बना सकते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में किसका जरूर होनी चाहिए? क्या जरूरी होना चाहिए, है ना। तो क्या है वो? तकनीकी गणितीय शब्दावली होना चाहिए, गणितीय कहानियां, खेल और क्रियाकलाप होना चाहिए, प्रश्न हल करने की औपचारिक कलन विधि होनी चाहिए। जहां पर कलन विधि हो, याद रखेगा, वो कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, है ना, नेगेटिव में चला जाता है। गणितीय संप्रतियों का सटीक परिभाषा, तो गणितीय में याद रखेगा कभी भी सटीक परिभाषाएं नहीं होती, सटीकता कभी नहीं पाई जाएगी गणित में, है ना। वो अप्रोक्सीमेट जो मानक जो लगभग जो होता है वो यहाँ पर आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, अगला शायद वही प्रश्न आएगा तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन सटीकता नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका 10वें का। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर पर पूछा गया। मैंने क्या बताया, कौन सा स्तर पूछा गया? प्राथमिक स्तर में। आप किस प्रकार जरूर समझेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार, उसमें गणितीय कहानियां होना चाहिए, खेल और क्रियाकलाप होना चाहिए, है ना। तो ये जरूरी होना चाहिए। क्या? गणितीय कहानियां, खेल और क्रियाकलाप। बी वाला विकल्प, यानी कि बच्चों के माध्यम से आपको आंसर देना है ना, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, गणित का शिक्षण एवं अधिगम जो है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए? गणितीय शब्दावली के अधिगम पर केंद्रित होना चाहिए। कलन विधियां, मैंने आपको बताया था, जहां पर कलन विधियां है वहां पर नेगेटिव होगा और कभी आंसर करेक्ट नहीं होगा, है ना। गतिविधियों के माध्यम से गणितीय परिवेक्षणों पर, प्रश्नों को हल करने के गहन अभ्यास पर। तो यहाँ पर
जो प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया है कि गणित का शिक्षण एवं अधिगम किस पर केंद्रित होना चाहिए, तो सही आंसर क्या होगा आपका, ये गतिविधियों के माध्यम से गणितीय परिवेक्षणों पर आधारित होना चाहिए। किस पे, गणितीय परिवेक्षणों पर। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आपको देखिए यहाँ पर एक कथन दिया गया है, इसी के बारे में कि जो गणित होता है वो अनुमानित होता है ना, सन्निकटन होता है। तो यहाँ पर सटीकता इसमें नहीं पाई जाती है। तो अनुमान एवं सन्निकटन कौशल के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है और पूछा गया भैया सही है या फिर नहीं है, सही है तो क्यों है। तो यहाँ पर कथन है कि अनुमान एवं सन्निकटन कौशल के विकास में जो स्कूली गणित है क्या एक सार्थक भूमिका निभा सकता है, तो बिल्कुल निभा सकता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं को हल में अनुमान एवं सन्निकटन निहित है, यानी कि उसमें जो अनुमान है वो लगाए जाते हैं क्योंकि कई वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान एवं क्या करते हैं, सन्निकटीकरण निहित होता है उसमें, है ना। तो आपका जो डी वाला विकल्प होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आवश्यक नहीं है। यहाँ पर देखिए दृश्य अधिगम में पूछा गया है आंकड़ों का प्रहस्तन, बिल्कुल आप आंकड़े करेंगे तो उसमें दृश्य अधिगम की जरूरत पड़ेगी, आपका निरूपण में पड़ेगी। दृष्टिकरण तो इसमें है, दृश्यकरण है ना। निगमनात्मक विवेचन, निगमनात्मक विवेचन में जो आप पर नियम बताएंगे आप बिना देखे भी उनको बता सकते हैं, तो ये आपका दृश्य अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो डी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्वता देनी होगी। देखिए सबसे कम पूछा गया है, किस विषय में पूछा गया है, गणित में। कौन से स्तर में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर में। तार्किक विवेचन, सटीकता, समस्या समाधान या फिर दृश्यीकरण। तो प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्वता किसको देनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया था जो गणित होती प्राथमिक स्तर पर सटीकता नहीं पाई जाती है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सटीकता होगा, ये सबसे कम महत्वता देनी होगी एनसीएफ 2005 के अनुसार। बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा, है ना। ये एनसीएफ का कहना है कि बच्चे को त्रुटियां करने दो, है ना। वो जब त्रुटियां करेगा तभी तो सीखेगा, इसलिए सटीकता इसमें कोई मायने नहीं रखती एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो ये याद रखिएगा, ये सबसे कम महत्वता देनी होगी सटीकता को। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षा हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। अब यहाँ पर देखिए उच्च उद्देश्य पूछा गया है, प्रारंभिक स्तर पर पूछा गया है ना, और गणितीय शिक्षा हेतु पूछा गया है। तो क्या होगा, छोटे छोटे विकल्प पढ़ लेते एक बार। बच्चों के संख्यात्मक कौशलों का विकास करना होगा, बच्चे लिखा हुआ है ना, बच्चों को परिकलन कौशल में दक्ष करना होगा, विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना होगा, साथ में भविष्य में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु कौशल का निर्माण करना होगा। क्या है यहाँ पर सबसे उच्च उद्देश्य शिक्षा हेतु बताना है, गणित शिक्षा हेतु। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका विचारों की स्पष्टता तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का क्या करना होगा, विकास करना होगा, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप एक रचनात्मक कक्षा पर आधारित है। रचनात्मक कक्षा के बारे में पूछा गया है ना, एनसीएफ 2005 के अनुसार इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा क्रियाकलाप है जो रचनात्मक कक्षा पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका यहां पर होगा वह है शिक्षक समूह के लिए क्रियाकलाप का अवलोकन करता है और विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान करता है। ये आपका रचनात्मक कक्षा होगा। पहले क्रियाकलाप का अवलोकन करो, उसके बाद में विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में पहले अवलोकन करना चाहिए, जिससे क्या होगा, विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने में सुगमता प्रदान होगी, है ना। तो यहां पर बी वाला विकल्प आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा के एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में भोपाल यात्रा दी गई है, कबाड़ बेचने वाला यानी कि जंक सेलर इत्यादि जैसे पाठ देने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। ये जो दो पाठ है ये क्यों दिए गए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है ना सीधा सीधा। तो इसका उद्देश्य होता है जो बच्चे होते हैं वास्तविक जीवन से गणित को जोड़ना होता है ना, जो दैनिक जीवन होता है उसमें जोड़ना होता है। तो बच्चों के वास्तविक दैनिक या फिर जीवन से गणित को जोड़ना होता है, ये पाठ देने का उद्देश्य ये होता है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया। यहां पर देखा सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, तथ्यात्मक प्रश्न है ना। सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष प्रस्तावित किया था, 2005 में, 2010 में, 21 में या फिर 16 में। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ये आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया था 2023 ऑनलाइन पेपर में। तो ये हुआ था आपका 2010 में। कब हुआ था, 2010 में प्रस्तावित हुआ था।
तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार रकली गणित का मूल उद्देश्य, यहाँ पर देखा रकली गणित का मूल उद्देश्य पूछा गया है। संख्या पद्धति का शिक्षण है, मात्राओं के मापन का शिक्षण है, समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन यानी कि तर्कणा का विकास है, या फिर गणितीय सूत्रों द्वारा समस्याओं को हल करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन यानी कि तर्कणा का विकास करना होता है, इसका मूल उद्देश्य है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित का होना चाहिए क्या? स्मृति अभिमुख होना चाहिए, गतिविधि अभिमुख होना चाहिए, अभ्यास अभिमुख, या फिर मूल्यांकन अभिमुख। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्कूली गणित का क्यों होना आवश्यक है ना, इसके बारे में पूछा गया है और एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? प्राथमिक स्कूल के बारे में पूछा गया तो गतिविधि आधारित होना चाहिए। कौन सा? गतिविधि आधारित, यानी कि गतिविधि अभिमुख होना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे गणित में आनंद ले, इसके लिए क्या करना चाहिए? भाई गणित में आनंद ले बच्चे, आपने देखा होगा गणित से बहुत बच्चे डरते हैं ना, उसको करना नहीं चाहते और उससे डरते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या करना होगा बच्चे को कि वो गणित में आनंद ले, है ना। प्रत्येक पाठ में अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए, विद्यार्थी को प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए अभ्यास को हल करना चाहिए, गणित के आकलन में कठिन विषयों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, या फिर विद्यार्थी के वास्तविक जीवन के अनुभव गणित की पाठ्य पुस्तकों का भाग होना चाहिए। देखिए यदि आप बच्चे को अतिरिक्त प्रश्न देंगे, उसका अभ्यास कराएंगे, है ना, उससे जो कठिन विषय हैं या फिर कठिन जो प्रश्न है उनको हटा देंगे, तो उससे बच्चा कभी भी आनंद नहीं ले पाएगा। कब आनंद लेगा? जब जो विद्यार्थी है जिसको आप गणित सिखा रहे हैं उसको आनंद दिलाना चाहते हैं, तो उसके वास्तविक जीवन से आप गणित को जोड़ेंगे, उसका अनुभव करवाएंगे, तब जाके वो ऐसा करेगा, है ना। तो विद्यार्थी के वास्तविक जीवन के अनुभव गणित की पाठ्य पुस्तकों का भाग होना चाहिए, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, है ना, जो कि ये प्रश्न में भी पूछा गया था सीधे सीधे। अब यहाँ पर प्रश्न दे दिया गया है और पूछा गया है आगे के निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपयुक्त कथन का अर्थ सबसे उपयुक्त रूप से परिलक्षित होगा। सबसे उपयुक्त कथन आपको बताना है ना कि भाई 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित है वो शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप सभी को पता है, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना होता है, गणित का ये मुख्य उद्देश्य होता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया गया था और वो आपके सीटेट एग्जाम में पूछा भी गया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका 22वें का? तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला वाला ही सही होगा कि बच्चे कितना गणित जानते हैं। इस पर बल देने के स्थान पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चों में गणितीय चिंतन और जो अमूर्त विचारों को समझने की जो योग्यता है वो कैसे विकसित की जाए, है ना। ये जानना जरूरी नहीं है कि भाई उसको गणित कितना आता है ना, ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है, इस पर आपको बल नहीं देना है। ये बल देना है कि बच्चा जो गणितीकरण चिंतन है या फिर अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता कैसे उसमें विकसित करी जाए, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है ना। ये सबसे उपयुक्त कथन है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। वैसे तो जो पेडागोजी होती हैं वो चारों विकल्प ऐसे लगते हैं कि चारों विकल्प सही है, कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसे विकल्प होते हैं कि चारों विकल्प देख के ही पता चल जाता है कि भाई सही विकल्प कौन सा है। तो ये आपके विचारों पर निर्भर करता है कि हमें कौन सा लगाना है, यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि चारों विकल्पों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती कि कौन सा सही है या फिर नहीं, तो अपने विचारों के अनुसार एक शिक्षक के रूप में आपको वहां पर आंसर का चयन करना है ना। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीकरण का तात्पर्य क्या होगा? गणित विचारों की व्याख्या करना या व्यक्त करना होगा, पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रश्नों को हल करना होगा, गणित में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना होगा, या फिर चीजों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल होगा। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है ना कि गणितीकरण का तात्पर्य क्या है भाई एनसीएफ 2005 के अनुसार, ये आपको बताना है। तो देखिए जो गणितीकरण का तात्पर्य होगा वो गणितीय विचारों की व्याख्या करना या फिर व्यक्त करना होगा, साथ में चीजों को गणितीय ढंग से देखने की कौशल भी होगा, है ना, देखने का कौशल भी होगा कि जो चीजें हैं उनको आप गणितीय ढंग से देखें, है ना। तो ए और डी आपका, ए और डी, बी और सी आपका नहीं होगा। जो गणितीकरण है वो ना तो सभी प्रश्नों को हल करना होगा इसका तात्पर्य, और ना ही गणित में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना होगा, है ना। तो ए और डी कहां पर है? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित होना चाहिए। देखिए, प्रश्न को हमेशा गणित पेडागोजी में अधिकतर आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कभी कम पूछा जाएगा, कभी ज्यादा पूछा जाएगा, है ना, कभी नेगेटिव प्रश्न पूछा जाएगा, कभी पॉजिटिव प्रश्न पूछा जाएगा, तो इस पर विशेष ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रश्न, आपका जो प्रश्न है वो कुछ और पूछ रहा है और आप कुछ और पर टिक कर देते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि जो 4 गोले होते हैं उस पर आप कभी ये टिक कर दिया, है ना, आपने देखा कि नहीं डी वाला गलत है, बी वाला सही है, तो बी वाले पे टिक कर दिया। फिर आपने देखा कि बी वाला भी गलत है, सी वाला सही है, तो उसमें कभी भी आप चयन ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन जो आपके अभी ऑफलाइन एग्जाम है, यदि आपके 4 विकल्प हैं और आपने गोला भर दिया कि भाई डी वाला करेक्ट है, तो यदि आपने डी वाला करेक्ट कर दिया, है ना, और उसका आंसर बाद में पता चला कि भाई बी वाला है इसका आंसर, तो आप इसको गलत नहीं कर सकते और बी वाले पे गोला नहीं भर सकते। बी वाले पे भर भी दिया तो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा, थोड़ा समय आपको निकालना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है ना, ताकि आपका जो आंसर है वो करेक्ट आप कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए, गणित के आकलन में पूछा गया है ना, और एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक प्रभाव पर, है ना, इस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो बी वाला विकल्प आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। किस पर जोर देती भाई एनसीएफ 2005, है ना, ये आपको बताना पर्यावरण अध्ययन में कि पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, हमारे आसपास के वातावरण, साथ में प्रकृति, चीजों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषाओं दोनों के माध्यम से, है ना, ये पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। इनसे इस बात पर जोर देती है भाई हमारे आसपास का जो वातावरण, पर्यावरण को आप जब भी समझेंगे, है ना, वातावरण से ही समझेंगे, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, प्रकृति होती, चीजें और लोगों के साथ बातचीत करेंगे, क्रियाकलापों और भाषाओं के माध्यम से आप पर्यावरण अध्ययन को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 आकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्याओं के रूप में पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त आपको बताना है ना। यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार आकलन की अपरिष्कृत विधियों को गणित शिक्षण अधिगम की प्रमुख समस्याओं के रूप में पहचान करता है। इसमें सबसे कम जो उपयुक्त है विकल्प, उसका आपको चयन करना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तीसरा वाला, है ना, गणित में आकलन की विधियों में विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने का व्यापक दायरा। तो इसमें जो व्यापक दायरा है ये नहीं होना चाहिए, है ना, दायरा जो होता है वो सीमित होना चाहिए, व्यापक दायरा नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे कम उपयुक्त होगा, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से बच्चों में गणित के प्रति सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या। देखिए, भ्रांति अब बताना आपको, सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या होगी गणित के बारे में, है ना, गणित के बारे में जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं, सबसे अधिक सामान्य भ्रांति क्या है। गणित केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, गणित वास्तव में बहुत रुचिपूर्ण है, गणित में कुछ अमूर्तों की आवश्यकता होती है, या फिर गणित बहुत मुश्किल है अतः एक भयावह विषय है। तो गणित बहुत मुश्किल नहीं, बच्चा ऐसे ही सोचता है कि भाई गणित बहुत मुश्किल है अतः एक भयावह विषय है, तो ऐसा नहीं है, सब कर सकते हैं गणित को, है ना, सब सीख सकते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है जिससे कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो। यहाँ पर देखिए, ईवीएस के बारे में पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तकों में जो वृत्तांतों का व्यापक रूप से शामिल किया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है। एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो इसलिए किया गया है, मूलभूत प्रत्ययों की समझ लिखा हुआ ना, समझ को बढ़ावा मिले इसलिए, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, या फिर छात्रों में संप्रेषण के कौशलों का विकास हो। जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसमें वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किए जाने का कारण आपको बताना है और कूट में आंसर देना है ना। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर,
एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, निर्देशों का पालन हो, बिल्कुल करेक्ट होगा पहला वाला विकल्प। मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, बिल्कुल मूलभूत प्रत्ययों की समझ का बढ़ावा मिले, इसी तो यही तो उद्देश्य है आपका एनसीएफ 2005 का, है ना। और मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा छात्रों में संप्रेषण के कौशलों का विकास हो, ये आपका गलत होगा। ए बी सी करेक्ट होगा। ए बी सी कहां पर है आपके बी वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम देना, अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशलों के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति, प्रक्रियाओं और सूत्रों जिसको हम फार्मूला कहते हैं उसके ज्ञान का टेस्ट लेना, या फिर विद्यार्थियों की त्रुटि रहित गणना करने की योग्यता की जांच करना। यहाँ पर पूछा क्या गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? तो गणित के जो आकलन में शामिल होना चाहिए वो अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशलों में अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति, ये आपका शामिल होना चाहिए आकलन में, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक के शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। क्या केंद्रित होने प्राथमिक स्तर पर पूछा गया, ध्यान रखिएगा, है ना। 4 विकल्प है आपके सामने, आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित में एक शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को केंद्रित होना चाहिए। क्यों केंद्रित होना चाहिए? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, 30 का, बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर केंद्रित होना चाहिए। किस पर? बच्चों के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर, है ना। ये एक गणित के शिक्षक की जो शिक्षा शास्त्रीय युक्तियां हैं वो बच्चे के अनुभवों के आधार पर अवधारणाओं को विकसित करने पर केंद्रित होना चाहिए। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। जैसे कि मैंने बताया था थीम कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया 6 प्रकार की होती है। उपथीम कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। 6 कौन कौन सी होती है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, 4 कौन कौन सी होती है इसके बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, विषय यानी कि थीम पूछा गया है ना, उपथीम नहीं, थीम पूछा गया है। तो चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजें कैसे काम करती है, पदार्थ या फिर प्राकृतिक संसाधन। सरल सा है, सभी को पता है। सही आंसर क्या होगा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये एक थीम है। साथ में आपका परिवार एवं मित्र है, भोजन है, पानी है, आवास है, चीजें जो हम बनाते हैं। 6 प्रकार की थीम होती है। उपथीम होती है आपका संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर और पौधे। और ये उपथीम किसकी होती है? परिवार एवं मित्र की होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उस परिस्थिति में होना चाहिए जहां, किस परिस्थिति में होना चाहिए स्कूली गणित, है ना। ये आपको इन 4 विकल्प दिए गए हैं और कूट में आपको आंसर देना है। डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, आप चाहे तो पुश करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपका सही आंसर होगा, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को गणित में अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत और हल करने में संलग्न रखता है। क्या करता है? गणित में अर्थपूर्ण समस्या प्रस्तुत करना, साथ में हल करने में संलग्न रखता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चे गणित को उनके दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में देखते हैं, जिसके बारे में वहां चर्चा कर सकते हैं। दैनिक जीवन में बिल्कुल करेक्ट होगा आपका बी वाला विकल्प भी। सी और डी आप पढ़ेंगे गलत होगा, है ना। सही क्या होगा? ए और बी। तो ए और बी कहां पर है आपका? सी वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस एनसीएफ ने सिफारिश की थी कि पहले 2 साल यानी कि कक्षा फर्स्ट और सेकंड पर्यावरण अध्ययन, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेंगे, जबकि कक्षा 3 से 5 में सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग अलग भाग होंगे, जिन्हें भाग फर्स्ट और भाग सेकंड कहा जाएगा। ये जो यहाँ पर सिफारिश है, जो सिफारिश यहाँ पर हमने पढ़ी अभी, ये किसके द्वारा दी गई है ना, ये आपको बताना है। एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 1975 या फिर एनसीएफ 2005। सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा एनसीएफ 1975। ये जो सिफारिश दी गई थी वो कौन सी सिफारिश दी गई थी, कौन से एनसीएफ में दी गई थी? तो एनसीएफ 1975 के द्वारा दी गई थी, है ना। तो आपका तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के शिक्षण के उद्देश्य बताना। ईवीएस शिक्षण के उद्देश्य बताना है, वो भी प्राथमिक स्तर पर, है ना। 4 विकल्प हैं, आंसर आपको कूट में देना है, सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न नहीं पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है शिक्षण के उद्देश्य ईवीएस के। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जानकारी का विकास करना। बिल्कुल सही आपका पहला वाला विकल्प होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जानकारी का विकास करना
बी वाला विकल्प है बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में। बिल्कुल विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण के विषय में बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना, बिल्कुल आपका बी वाला भी करेक्ट होगा। तीसरा विकल्प है बच्चों की अधिगम क्षमताओं को विशेषकर एक मूर्त अधिगम अनुभव, मूर्त है ना, जिसको देखा जा सकता है। अमूर्त होता तो गलत होगा था, यहाँ पर मूर्त लिखा हुआ है, बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थी को एक रेखीय अभिज्ञता देना, तो रेखीय अभिज्ञता आपका यह गलत होगा। ए बी सी आपका करेक्ट होगा ना, ए बी सी किसमें, पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं, वहां इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होना चाहिए। वैसे मैं 4 विकल्प नहीं पढ़ूंगा, मैंने पहला विकल्प पढ़ दिया है ना, 3 विकल्प आप पढ़ लीजिएगा, आंसर आपको देना है। प्रश्न दोहरा देता हूं मैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपको चुनना है प्राथमिक गणित पाठचर्या के लिए। राइट आंसर आपका 35 का क्या होगा, पहला वाला विकल्प जो मैंने पढ़ा, मूर्त से अमूर्त की तरफ, है ना, ये याद रखिएगा, है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर। अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं, वहां इसमें सुस्पष्ट रूप से क्या होता है, सम्मिलित होनी चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखे। यह सिद्धांत इस आधारित वाक्य पर आधारित है। पहले सीधे सीधे पूछा गया था, अब यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना। स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए, बस इतना दिया था किन परिस्थिति में होना चाहिए, लेकिन प्रश्न को आगे बढ़ा दिया गया है कि भाई गणित में आनंद लेना सीखे, और यह सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है। किस आधार वाक्य पर आधारित है, 4 विकल्प ही आपके सामने, पूछ करके आप आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों के लिए लिया जा सकता है ना। इस वाक्य किस पर आधारित है कि जीवन भर उपयोग हो गणित का, साथ में आनंद दोनों के लिए इसको लिया जा सकता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है सही कथन, यानी कि सही कथनों का चुनाव आपको करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कूट में आपको आंसर देना है कि भाई सही कौन सा होगा। तो यहां पर देखिए सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका, बी वाला। कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है ईवीएस की। कहां से की गई है, आपका 3rd से 5th तक की गई है ना, पहली और दूसरी में नहीं है, आपको पता ही होगा। तो ये कोई पाठ्य पुस्तक इसमें निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। तो यहाँ पर पहला जो बी वाला विकल्प होगा ये करेक्ट होगा, है ना, पहला गलत होगा। 1st और 3rd लिखा हुआ है, कक्षा 1st और 2nd में ईवीएस विज्ञान सामाजिक ज्ञान द्वारा पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर 1st और 2nd में नहीं पढ़ाई जाती। ईवीएस वहाँ विषय जो केवल 4th और 5th कक्षाओं में पढ़ा जाता है, 4th और 5th में नहीं, 3rd से 5th में पढ़ा जाता है ना। 4th वाला भी आपका गलत होगा। सही कौन सा होगा आपका, बी वाला सही होगा, है ना। तो केवल बी कहां लिखा हुआ, तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने उन्नयन का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो गणित संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना, है ना। यह आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का अर्थ होता है। गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित करना, संगठित करना, साथ में अभिव्यक्त करना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त। देखिए सबसे कम उपयुक्त आपको बताना है गणित अध्यापन के लक्ष्य में, एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीकें सीखना, है ना। ये गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है, तीव्रता से गणना करना। तो पहला वाला विकल्प क्या होगा आपका, सही होगा। समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना, यह आपका सबसे कम उपयुक्त नहीं हो सकता। आलोचनात्मक चिंतन और तर्कना विवेचन कौशल का विकसित करना, प्रभावी गणितीय संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना, ये तीनों जो है वो सबसे कम उपयुक्त नहीं है, ना। इसमें चारों विकल्प में सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, गणित अध्यापन के लक्ष्य में पहला वाला, गणित तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियां और तकनीक सीखना। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य
नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं के मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर आपका होगा यहाँ पर मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। प्राथमिक स्तर पर ऐसा संभव नहीं है, ये प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। डी वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ावा बिल्कुल करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर मापन की इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, ये भी बिल्कुल सही करवा सकते हैं। और बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर कराना भी आप सिखा सकते हैं, लेकिन निपुणता हासिल करना ये मुमकिन नहीं है ना। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यहाँ दृष्टि कथन कि विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जा सकता है, किस परिस्थिति में सीखा जा सकता है। देखिए ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और अब भी पूछा है, लेकिन जो 4 विकल्प हैं यानी कि जो 3 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं ये अलग है ना, विकल्पों को बदल दिया गया है। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 की दृष्टि से आपको बताना है कि विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जा सकता है। किन परिस्थितियों में सीखा जा सकता है? राइट आंसर आपका क्या होगा इसका? बच्चे गणित को सीखने में आनंद ले। बिल्कुल पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। शिक्षकों से निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थी को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न रखने की अपेक्षा हो, यह आपका बी वाला गलत होगा। होनहार मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत एवं हल कर सके। आपका सही क्या होगा? आपका बच्चे गणित को सीखने में आनंद ले। पहला वाला जो विकल्प होगा यानी कि केवल ए, पहला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? यहां पर देखिए सत्य कथन पूछा गया है प्राथमिक स्तर में विद्यार्थियों के गणित के अधिगम के संदर्भ में कि आप गणित कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, है ना, प्राथमिक स्तर में। ये कथन कौन सा सत्य है इसके बारे में आपको बताना है। तो डायरेक्टली मैं विकल्प पे चलता हूं। आपका यहाँ पर पुनरुत्पादन नहीं होगा, है ना, ये आपका रटन विद्या होगी। आपका बी वाला देखते हैं, बच्चों को विभिन्न क्रियाकलाप प्रश्नोत्तरी और परिचर्चाओं में भाग लेने संलग्न रखने के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल करेक्ट होगा बी वाला। शिक्षण है तो अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना, बिल्कुल आपका सी वाला भी करेक्ट होगा। बी और सी आपका यानी कि पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण अधिगम के मुख्य व्यवस्थागत समस्याओं में से एक कोष्ठकरण, है ना, यहां क्या दर्शाता है? जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है ये किसको दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। 4 विकल्प ही आपके सामने। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ये प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के गणित शिक्षकों के मध्य बहुत ही कम व्यवस्थित संवाद है ना। क्या है ये? बहुत ही कम संवाद है। तो आपका 43 का सही आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधि सम्मिलित करनी चाहिए। कैसी गतिविधि सम्मिलित करनी चाहिए आपके गणित शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखिए जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, है ना, यानी कि जो पहले मूर्ति की ओर बढ़े फिर उसके बाद में अमूर्त की ओर बढ़े, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गणित के शिक्षण एवं अधिगम में इन गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम किस पर केंद्रित होना चाहिए? जो प्राथमिक स्तर पर गणित है, गणित का जो शिक्षण है वो किस अधिगम पर केंद्रित होना चाहिए पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वो अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर आपको बताना है गणित में शिक्षण और अधिगम विधियां केंद्रित होनी चाहिए। यहाँ पर अब स्तर पूछा गया है। इससे पहले सीधे सीधा आपसे पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियां किस पर केंद्रित होना चाहिए। अब उसके यहाँ पर स्तर पूछे गए हैं, वो भी फुट में, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज पर, उसके बाद में शिक्षार्थियों के अनुमान एवं सन्निकटन के कौशलों के विकास पर, थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया था, है ना। तो बी वाला आपका करेक्ट होगा। अधिगम की अनौपचारिक विधियां जैसे खेल, पहेलियां हल करना इत्यादि पर। तो तीसरा वाला भी आपका करेक्ट होगा। परिशुद्धि समस्या समाधान पर विधियां, ये आपका गलत होगा। ए बी सी, ए बी सी कहां पर है? आपके तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। यही तीनों स्तर आपके करेक्ट होंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका
प्राथमिक स्तर के गणित में पाठ्यपुस्तक विधियां कविताएं कहानियां और प्रतिमान संलग्न करती है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित में पाठ्यपुस्तकें हैं उसमें विविध कविताएं कहानियां और प्रतिमान संलग्न करती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार आपको बताना है कि इसके लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है, क्यों करती है, इसका कारण आपको बताना है ना। तो इसका कारण क्या होगा, गणित को संदर्भित बनाना, साथ में बच्चों के जीवन के अनुभवों से जोड़ना। जहां पर बच्चों के जीवन के अनुभव से जोड़ना है वो हमेशा वो पॉजिटिव में चला जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ये सर्वाधिक उपयुक्त कारण होगा, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गणित पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के आधार पत्र के अनुसार लोक कलन विधि की समृद्धता की प्रशंसा या फिर सराहना बच्चे की गणित के बोध को समृद्ध कर सकती है। लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय, यहाँ पर लेकर लोक कलन विधि से डायरेक्टली अभिप्राय पूछा गया है। एनसीएफ 2005 के आधार पत्र के अनुसार जो लोक कलन विधि है इसकी समृद्धता की प्रशंसा, जिसे सराहना भी कहते हैं, बच्चे के गणित के बोध को समृद्ध करती है ना। तो यहाँ पर जो लोक कलन विधि है इसका अभिप्राय क्या होगा, तो इसका अभिप्राय होता है जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना की विधि है आपकी लोक कलन विधि। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा, है ना। अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षाई प्रक्रियाओं में लोक कलन विधियों की समृद्धता की सराहना किसके विकास में सहायक नहीं करेगी। यहां पर देखिए, इससे पहले सीधा सीधा पूछा गया था लोक कलन विधि से क्या तात्पर्य, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि लोक कलन विधियों की समृद्धता की सराहना किसके विकास में सहायक नहीं करेगी, है ना। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, क्या वो सांस्कृतिक मूल्य है, मानक कलन विधि है, बच्चे का गणितीय बोध है या फिर बच्चे का विश्लेषण कौशल है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, सांस्कृतिक मूल्य होगा, है ना। ये विकास में सहायक नहीं करेगी सांस्कृतिक मूल्य। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राइमरी स्तर पर गणित में आकलन पर केंद्रित होना चाहिए। क्या केंद्रित होना चाहिए आकलन पर, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और कोट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका विद्यार्थियों की गणितीकरण योग्यताओं के आकलन, बिल्कुल आपको पहला वाला विकल्प सही है। और दूसरा विकल्प होगा आपका ज्ञान के बजाय प्रक्रियाओं के आकलन, है विधियों और सूत्रों को रटने का आकलन। यहाँ पर रटन विधि होता नहीं है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार ये रटने की जो प्रवृत्ति है इस पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है ना। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। किसी विशिष्ट सवाल को हल करने की कलन विधि के ज्ञान के आकलन, तो यहाँ पर कलन विधि आ गई, तो ये भी आपका गलत होगा। सही क्या होगा, ए और सी। ए और सी कहां पर है आपका, डी वाले विकल्प में, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है। यहाँ पर देखिए उच्च लक्ष्य पूछा गया है। पहले भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन जो विकल्प हैं उनको बदल दिया जाता है ना। तो यहाँ पर गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है, 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों को विवेचन का तर्क संगत चिंतन कौशलों के विकास में क्या करना, मदद करना, है ना। जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा, ये गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य होगा आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर फिर से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है, विकल्पों को बदल दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो जो आंसर होगा वो आपके सामने होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, कक्षाई अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, है ना। यहाँ पर ईवीएस जहां पर भी आए और उसका प्रमुख उद्देश्य पूछे और बाहरी जीवन से जोड़ना ये विकल्प में हो तो करेक्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का जो मेल होता है वो किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन से होना चाहिए या फिर बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सामाजिक विज्ञान यानी कि आपके यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की बात की जा रही है ना, उसी का मेल है ये। तो क्या होगा आपका, विद्यालय जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। बाहर के किसके साथ होना चाहिए, जीवन के साथ होना चाहिए। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। यहाँ पर देखिए ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही कथन का चयन करना है, 4 विकल्प है। वीडियो को पुश करके आंसर आप दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि ईवीएस पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का क्या है, एकीकरण है। किस किस का एकीकरण है ये, आपका विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का है और पर्यावरण शिक्षा का, है ना।
तो ये आपका विकल्प सही होगा, फोर्थ वाला। ये काफी बार पूछा जा चुका है, चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो या फिर ऑनलाइन, दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 कक्षा को एक ऐसे विषय के रूप में देखते हैं कि ईवीएस जो 5 से 3 जो निम्न प्रत्ययों एवं विचारों वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये आपका जो ईवीएस है ये किसके द्वारा बनाया गया है ना, किसको एकीकृत करके बनाया गया है, तो ये आपको बताना। विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था, 3 से 5 लिखा हुआ है ना, ये विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं एवं गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो अभी इसके कुछ मतलब इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये विज्ञान, ये वाला नहीं होगा है ना, तीसरा वाला करेक्ट होगा आपका, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो तीसरा वाला करेक्ट होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था इसका आंसर। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा सामाजिक विज्ञान एवं एक विषय के रूप में विज्ञान ईवीएस लिखा है ना, ईवीएस तक के 5 से 3 पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है। अब यहाँ पर जो तीनों विषय हैं है ना, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था, तो ये जो अनुशंसा है जिसमें आपका विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, पर्यावरण शिक्षा हो गया, तो ये जो अनुशंसा की थी किसके द्वारा की गई थी, इनका एकीकृत किसके द्वारा किया गया था। एनसीएफ 1988, 2005, 2007 या फिर 1986। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका एनसीएफ 2005, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था है ना, एनसीएफ 2005 के द्वारा एकीकृत किया गया था आपका सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला विकल्प सही होगा है ना। आपका पर्यावरण जो होता है वो कौन सी कक्षा से होता है, 3 से 5 तक की कक्षा में होता है, जो कि आपको सभी को पता होगा है ना। आगे हम बात करेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने का वर्णन करती है। थोड़ा सा ये जो प्रश्न है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ना। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से कौन से कथन यानी कि ईवीएस सीखने का वर्णन करती है ना। यहाँ पर जो सीखने का वर्णन करती है ईवीएस, इन कथनों में से आपको बताना है कौन सा है। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, या फिर अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। 4 विकल्प हैं, इसमें से कूट में आंसर देना है कि कौन कौन से विकल्प सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर 57 का आपका सही आंसर होगा पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, बिल्कुल सही है, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है। हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा विकल्प अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, बिल्कुल आपका बी वाला विकल्प सही होगा। सी प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, तो आपका प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना आपका गलत विकल्प होगा। अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, आपका 4th वाला विकल्प भी सही होगा। तो ए, बी और डी, तो यहाँ पर ए, बी, डी कहाँ पर है, ए, बी और डी, यानी कि 4th वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ईवीएस का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, वैसे ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन विकल्पों को यहाँ पर बदल दिया गया है। क्या सही होगा, 4 विकल्प है आपके सामने, पहला और दूसरा विकल्प यहाँ से चालू है, ये तीसरा है और ये 4th विकल्प है ना। सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचन करना है ना। ईवीएस का जो मुख्य उद्देश्य विकल्पों के अनुसार आपको चयन करना है ना। विकल्प कुछ भी दे सकते हैं आपको, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इसके बारे में आपको बताना किस पर महत्व पर बल देती है ना। सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया, ड्रिल और बार बार अभ्यास, जहां पर ड्रिल बार बार अभ्यास मैंने आपको क्या बताया था नेगेटिव में चला जाएगा, रटने की सामग्री भी नेगेटिव में चला जाएगा है ना। अब 2 विकल्प बचे हुए हैं, इसमें आपको आंसर देना है। सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया है, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ है। तो यहाँ पर 59 का आपका सही आंसर क्या होगा, ये जो बल देती है वो सक्रिय संलग्नता और अंतःक्रिया पर बल देती है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जहां पर रटन विद्या आ जाए, ड्रिल बार बार अभ्यास आ जाए तो नेगेटिव में चला जाता है, जैसा कि आपको सभी को पता भी होगा है ना। तो अगला प्रश्न है आपका, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है 2005 के अनुसार बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। गणित पाठ्यक्रम का भाग कौन सा नहीं है, चौपड़ जिसे टाइलिंग भी कहते हैं, सममिति, प्रतिरूप या फिर अनुपात। यहाँ पर
प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग कौन सा नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से विषय में कह सकते हैं कि कौन से स्तर में पूछा गया, तो प्राथमिक स्तर में, है ना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 60 का अनुपात। आप देखेंगे जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसमें जो अनुपात है ये गणितीय पाठ्यक्रम का भाग नहीं होता है ना। तो अनुपात आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डी वाला। तो आगे हम बात करेंगे 61 पे चलेंगे। अगला प्रश्न, पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। यहाँ पर देखिए पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में जाना था। एनसीएफ 2005, 1988, 2000 या फिर 1975। सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए जो पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी वो की थी आपकी एनसीएफ 1975। किसने की थी, एनसीएफ 1975 के द्वारा पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की, किससे की, मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनावाद लिखा था, है ना यहाँ पर, रचनावाद से या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत से, किसके द्वारा अपनी समझ प्राप्त की थी, एनसीएफ 2005 ने। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका रचनावाद, है ना। राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 है उसने अपनी जो समझ है वो रचनावाद से प्राप्त की थी, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि जो थीम है उसके बारे में बताना। जैसा कि मैंने बताया थीम कितने प्रकार की होती है, हर बार बताता हूँ 6 प्रकार की, उपथीम कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, तो इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर थीम पूछी गई है ना, विषय दे दे या फिर थीम दे दे ना, विषय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। तो भोजन, सौरमंडल, मौसम या फिर ऊर्जा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, भोजन, है ना। सौरमंडल ना थीम है ना उपथीम है, ये भी आपका थीम और उपथीम नहीं है और मौसम भी नहीं है। भोजन आपका क्या होगा, थीम होगा, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहां पर देखिए जल्दबाजी में आप गलत नहीं करेंगे, प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीकरण रूप देना, तो ये आपका होगा प्राथमिक विद्यालय में जो गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है उसके अंतर्गत आएगा, है ना। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना ये भी उसी में आ सकता है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना ये भी हो सकता है, लेकिन गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना प्राथमिक विद्यालय में पूछा गया है, यानी कि अमूर्त तैयारी की बात की जा रही है, उच्चतर पढ़ाई की, है ना। तो गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना ये प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा आपका, 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, विकल्पों को बदल दिया गया है। देखिए पहला विकल्प है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। अमूर्त पढ़ाई, देखिए जो बच्चा होता है प्राथमिक स्तर पर वो मूर्त वाली पढ़ाई करता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसे होना चाहिए। जैसे गणित का कोई सवाल है तो उसके सामने वो सवाल होना चाहिए ना, तभी वो हल कर सकता है। अमूर्त क्या होता है, अप्रत्यक्ष, जिसे देखा नहीं जा सके, जिसमें आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगी या फिर कल्पना शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, है ना। तो मूर्त होता है आपका प्रत्यक्ष वस्तु और अमूर्त होता है अप्रत्यक्ष वस्तु, है ना। इसे आप किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला ही आपका विकल्प क्या होगा, सही होगा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना ये शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। यहाँ पर देखिए शिक्षक की भूमिका आपको बताना है, सत्तावादी है, अधिनायकी है, अनुमतिपरक है या फिर सुविधादाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका आपको बताना है क्या है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सुविधादाता, है ना। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती क्या, सुविधादाता की, है ना। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। नेगेटिव प्रश्न है ना, किसे प्रस्तावित नहीं करती एनसीएफ 2005। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना या फिर विषयानुसार उपागम, है ना। एनसीएफ 2005 किसे प्रस्तावित नहीं करती है पूछा गया है। यहां पर सही आंसर होगा
तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, है ना। ये एनसीएफ 2005 प्रस्तावित नहीं करती है। आपका बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना प्रस्तावित करती है, हस्तपरक क्रियाकलाप और विषयानुसार उपागम। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसे प्रस्तावित नहीं करती है एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कौन सा केंद्र होना चाहिए? उच्चतर गणित के लिए तैयारी, तो ये प्राथमिक स्तर पर हो नहीं सकता, जैसे कि अभी हमने बताया था। अमूर्त भी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव में चला जाएगा दोनों, है ना। तीसरा विकल्प है, कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यालय की दैनिक जिंदगी में जोड़ने में सहायता करना। जहां पर दैनिक जिंदगी आ जाए, है ना, वो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ये प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, है ना। तो तीसरा वाला आपका सही होगा। चौथे विकल्प को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मापदंड लिखा हुआ है, अर्जित करने में सहायता नहीं करता, है ना। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा, ये सिफारिश नहीं करता है फोर्थ वाले विकल्प को। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की सस्तुति नहीं की गई, यानी कि उनको नहीं जोड़ा गया है फर्स्ट और सेकंड में। आपने देखा होगा तीसरी से पांचवी तक आपका ईवीएस रहता है, इससे पहले और ना इसके बाद होता है ना। तो इसका मुख्य कारण आपको बताना है कि सबसे उपयुक्त कारण क्या होगा। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए तो ऐसा होता नहीं है। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, 3 से आगे की कक्षाओं के लिए तो है, लेकिन 5 तक है, उसके आगे नहीं है ना। तो आपका जो बी वाला विकल्प है ये भी गलत होगा। कक्षा फर्स्ट और सेकंड के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, इसलिए तो ये भी कोई सबसे उपयुक्त कारण नहीं। सबसे उपयुक्त कारण है आपका संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये 3 से 5 की क्लास में होता है ना। तो डी वाला विकल्प आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य बताना, है ना। क्या है संकीर्ण उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का? तो इसका उद्देश्य होता है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। किसका? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, है ना। 4 विकल्प के अनुसार ही आपको आंसर देना है, कहीं और कुछ और विकल्प थे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न ही सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। किसका उद्देश्य पूछ लिया, किसी का नेगेटिव पूछ लिया, किसी का पॉजिटिव पूछ लिया, तो आपको जो विकल्प है उसी के अकॉर्डिंग है आंसर देना है। तो यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती, किस कारण से? जैसे कि त्रुटियां करना, ये एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य होता है। भाई बच्चे गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना। तो इसका कारण जो है महत्वपूर्ण क्यों होता है ना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 71 का जो आंसर होगा आपका वो होगा कि बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है ना। उसके बाद ही बच्चे को पता चलेगा कि भाई मैंने त्रुटियां करी हैं, कहाँ गलती की है, इसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो गणित की लंबी आकृतियां होती हैं वो क्या संकेत करती हैं? भाई चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो यहाँ पर आपका 72 का सही आंसर होगा, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, ये गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेखित किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहां महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? देखिए जो गणित शिक्षण है वो महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो महत्वाकांक्षी शब्द है इसका तात्पर्य पूछा गया है, भाई ये किसकी उपलब्धि है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की है, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की है, गणित के अनुप्रयोग की है, या फिर गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्यों की है। तो यहाँ पर 73 का आपका करेक्ट आंसर होगा कि जो महत्वाकांक्षी से तात्पर्य होता है ये उपलब्धि होती है गणित के उच्च उद्देश्यों की। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर समक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण जो है वो गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। किसको पूरा करता है इसके बारे में आपको बताना है। तो 74 का आपका सही आंसर होगा, ये गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को क्या करता है? पूरा करता है। फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। इससे पहले इसको प्रश्न बना दिया था, इसको आंसर बना दिया था संख्याओं का, है ना, लेकिन यहाँ पर अब इसको प्रश्न बना दिया गया है और इसको उत्तर बना दिया गया है। तो इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। तो हर प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, विकल्पों को सोचने समझने की आवश्यकता है, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए
अगला प्रश्न है आपका, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वहां कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है ना। ये इसका कहने का मतलब है कि भाई एनसीएफ 2005 ये मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका होता है ना। तो इस कथन में से उस कथन को चुनना है कि जो सिद्धांत दिया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार वो कौन सा सिद्धांत है जो इसका पालन नहीं करता है ना। ये कहने का मतलब है प्रश्न का। तो राइट आंसर आपका 75 का होगा। अंकित लिखा हुआ है ना, ये अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बनाना, ये पालन नहीं करता है ना उपरोक्त सिद्धांत। तो आपका जो पहला वाला विकल्प क्या होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 75 प्रश्न जो थे आपके वो एनसीएफ 2005 से थे। किससे थे? एनसीएफ 2005 से आपके 75 प्रश्न थे। अब जो 90 तक प्रश्न आएंगे है ना, लगभग 15 प्रश्न, ये जो प्रश्न होंगे ये आपके होंगे एनसीएफ 2022 और 23 से, है ना। जो 15 प्रश्न रहेंगे उसके बाद जो 10 प्रश्न मैंने शुरू में आपको दिए थे उनके आंसर में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2023 शिक्षा नीति के आधार पर, मतलब किस शिक्षा नीति के आधार पर बनी? 1986, 1968, 2020 या फिर 1992। तो यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं कि आपकी जो शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति, इसी में आंसर छुपा हुआ विकल्पों में है ना। पहली शिक्षा नीति कब बनी थी? प्रश्न आपको ये लिखना है, उसके बाद उत्तर लिखना है कि कौन से सन में बनी थी, है ना। पहली शिक्षा नीति के बारे में मैंने पूछा है। लेकिन यहाँ पर 2023 शिक्षा नीति किस आधार पर तैयार की गई भाई? 86, 68, 2020 या फिर 1992। तो ये की है 2020। जो एनईपी 2020 है उसी की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। तो किसके आधार पर बनी है? 2020 के आधार पर बनी है ना। तो 2020 यहाँ पर यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2023 में पंचकोश में शामिल किस कोश का अर्थ भौतिक परत है? यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2023 में पंचकोश को शामिल किया गया। किसको? पंचकोश को। इसका मतलब होता है ज्ञान की परतें। कितनी है ज्ञान की परतें? पंचकोश यानी कि 5 परत है। ज्ञान की कितनी परत बताई गई है? एनसीएफ 2023 में 5 परतें बताई गई है। पहला है आपका अनन्यमय कोश, प्राणमय कोश, ये दूसरा है, तीसरा है मनोमय कोश और चौथा है विज्ञानमय कोश। लेकिन 5 है तो 5वां है आपका आनंदमय कोश। क्या है? आनंदमय कोश। अब इसमें क्या पूछा गया है कि भाई जो पंचकोश में शामिल आपका कोश है, इन 5 कोशों में भौतिक परत किसको कहते हैं ना, किसका अर्थ है ये भौतिक परत? तो ये है आनंदमय कोश का, है ना। किसका है? आनंदमय कोश का है। इसे शारीरिक विकास भी कहते हैं ना। तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इन 5 परतों के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। चलिए, एनसीएफ 2023 में सरकारी और निजी स्कूलों में कितने साल तक के बच्चों के लिए मातृभाषा शिक्षा का प्राथमिक माध्यम होना चाहिए? तो यहाँ पर वो कौन सा साल है, यानी कि कब तक मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है स्कूलों में? 5 साल, 6 साल, 7 साल या फिर 8 साल? तो एनसीएफ 2023 चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर निजी स्कूल हो, वहां के जो बच्चे होंगे वो 8 साल, है ना। 8 साल के बच्चों के लिए मातृभाषा शिक्षा का प्राथमिक माध्यम होना चाहिए। कौन से साल के? 8 साल। याद रखेगा, इंपोर्टेंट है। 4th विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2022 के तहत, अब यहाँ पर 2022 का प्रश्न पूछा गया है ना, के तहत 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? चाहे 2022 के बारे में पूछे या फिर 2023 के बारे में पूछे, क्या माध्यम होना चाहिए? मातृभाषा, है ना। जैसा कि 2023 में अभी हमने देखा कि 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा होनी चाहिए वो किसके माध्यम से होनी चाहिए? मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। 22 में पूछे या फिर 23 में, है ना। ध्यान रखिएगा, 3 से 8 वर्ष। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2023 पंचादी में वर्णित कौन सी सीखने की विधि नहीं है? यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2023 में पंचादी का मतलब होता है 5 स्तरीय सीखने की विधि। 5 स्तरीय सीखने की विधियां बताई गई है। अब 5 कौन कौन सी हैं? पहली आपकी अदिति, दूसरी है बोध, तीसरी है अभ्यास, चौथे नंबर पे है आपकी चौथे नंबर पर आएगा आपका प्रयोग और 5वें नंबर पे है आपका प्रसार, है ना। ये 5 प्रकार की सीखने की विधियां बताई गई है जो कि हमारे जो उपनिषद है उससे ली गई है 5 विधियां। तो इसमें कौन सी नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था, तो कौन सा होगा आपका? स्मरण होगा, है ना। इन 5 सीखने की विधियों को याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे फाउंडेशनल स्टेज, जो एनईपी 2020 में आपको बताई गई थी, है ना।
जो 4 स्टेज में पहले क्या था 10+2 था, अब क्या कर दिया गया 5+3+3+4 है ना। इस फार्मूले से आपको पढ़ाया जाएगा है ना। तो ये फार्मूला में फाउंडेशनल स्टेज भी होती हैं। यदि आपने नहीं देखा वीडियो एनईपी 2020 का तो उसको देख लीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम एनएससीएफ 2023 की बात की जा रही है। तो पूछा क्या गया है कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए एनसीएफ 2023 किस आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए है ना। तो 1 से 5, 1 से 8, 3 से 8 या फिर 6 से 14 फाउंडेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया है। 81 का आंसर आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका जो फाउंडेशनल स्टेज होती है वो 3 से 8 वर्ष तक की होती है। कौन सी? 3 से 8 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा, यानी कि जो पहली वाली स्टेज होगी इसे ही क्या कहते हैं, फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 5 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष तक की। चलिए आगे बढ़ेंगे। एफएलएन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की 2021 में लाई गई पहल कौन सी है। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं, एफएलएन का फुल फॉर्म क्या होता है। एफएलएन का फुल फॉर्म आपको बताना है ना। ये कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एफएलएन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 2021 में लाई गई पहल कौन सी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वह निपुण भारत है ना। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। इंपोर्टेंट है निपुण भारत है ना। इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं सारे के सारे मैं लाया हूँ, यदि नहीं देखा देख लीजिएगा। तो कौन यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? तीसरा वाला निपुण है ना। अगला प्रश्न है आपका, एनसीएफ 2023 द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कला, विज्ञान, अंतः विषय क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर एनसीएफ 2023 द्वारा प्रस्तावित जो पाठ्यचर्या क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो कला भी आता है, विज्ञान भी आता है और अंतः विषय क्षेत्र भी आता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर बालकों के सार्थक अधिगम के लिए एक प्रभावी शिक्षक की भूमिका आपको बताना है, क्या होगी। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और कूट में आपको आंसर देना है। 4 विकल्प में नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आपको यहाँ पर आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उनके अनुभवों व सीखने के तरीकों को सम्मान देना, बिल्कुल सही है। और खेल विधि से बच्चों को सीखने के सक्रिय मौके दे, है ना। यहाँ पर जो ए और सी यानी कि पहला और तीसरा यानी कि बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर के सीखने में किसकी भूमिका है। क्या परिवार की है, आस पड़ोस की है, निकटतम लोग या फिर ये सभी। तो जो बुनियादी स्तर है इसमें परिवार की भी भूमिका होती है, आस पड़ोस की भी होती है, जो निकटतम लोग हैं उनकी भी होती हैं। तो ये सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को पंचकोश बच्चे ने की शिक्षा के लिए। थोड़ा प्रश्न ऊपर नीचे हो गया है। 2022 अवधारणा को बताया है, पंचकोश की अवधारणा किस उपनिषद से उत्पन्न है। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा पूछा गया है आपसे, जो पंचकोश दिया गया है वो 2022 में भी दिया गया है और 2023 में भी वही बात एक ही है ना। 2022 पूछे या फिर 23 पूछे, पूछा क्या गया है इसमें कि जो पंचकोश है उसकी अवधारणा किस उपनिषद से उत्पन्न हुई है। ऐत्रेय से हुई है, तैत्तिरीय से हुई है, ब्रह्मधारण किससे हुई है या फिर छांदोग्य से हुई है। तो जो उपनिषद है वो कौन सा होगा आपका? तैत्तिरीय। इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, जो पंचकोश की अवधारणा किस उपनिषद से उत्पन्न हुई है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से उत्पन्न हुई है ना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। और 5 पंचकोश के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2022 में दी गई पंचकोश की अवधारणा में किस कोश में बच्चों के गुणों का विकास, मौलिक वर्धन की बात की गई है ना। बच्चों के गुणों का विकास की बात, किस गुणों के विकास की बात की गई है? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास या फिर प्राणिक विकास। यहाँ पर पंचकोश की अवधारणा के किस कोश में, यहाँ पर जो 5 कोश दिए हुए हैं उसमें आपको बताना है कि बच्चों के गुणों का जो विकास है वो किस कोश में इसकी बात की गई है। तो ये की गई है आपके 87 का, सरल सा है। 4 विकल्प देखेंगे, आंसर आपके सामने होगा। मानसिक विकास है ना, इसी में बच्चों के गुणों का विकास होता है मानसिक विकास में। करेक्ट क्या होगा आपका? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2022 के अध्यक्ष, एनसीएफ 2022 के अध्यक्ष कौन थे, है ना। कस्तूरी रंजन, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल या फिर राम गोपाल राय। तो देखिए 2022 के बारे में पूछे तो वो होंगे आपके धर्मेंद्र प्रधान है ना। याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान, मेरा नाम धर्मेंद्र है उससे याद रखिएगा, है ना। एनसीएफ 2022 के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान। और 2023 के बारे में पूछे तो वो कौन थे? के कस्तूरी रंजन, है ना। इसके बारे में हम आगे भी प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर एनसीएफ 2022 के बारे में पूछे तो धर्मेंद्र प्रधान आपका राइट आंसर होगा। चलिए 2022 एनसीएफ के अनुसार किस आयु के बच्चों को बिना पुस्तक के पढ़ाया जाएगा? 3 से 6, 3 से 8, 8 से 11 या फिर 11 से 14। सही आंसर क्या होगा? बिना पुस्तक के।
इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए। 2022 के अनुसार पूछा गया है। 89 का सही आंसर क्या होगा, 3 से 6 वर्ष, है ना। पहला वाला विकल्प सही होगा, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को बिना पुस्तक के पढ़ाया जाएगा, तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है। फिर आपको वन लाइनर जो 10 प्रश्न मैंने शुरू में दिए थे उनके आंसर में बताऊंगा और मिलान करना आपको, है ना, कि आपने सही बताए थे या फिर गलत। एनसीएफ 2022 के अनुसार पंचकोश में ज्ञान की कितनी परतें बताई गई है, जैसे कि मैंने बताया था ज्ञान की पंचकोश, है ना, पंचेन क्या होता है, 5 होता है ना, सीधी सीधी बात है। और यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कितनी परतें बताइए, 5 परतें, और पंचकोश के बारे में आपको बता चुका हूं। चलिए तो 5 यहाँ पर करेक्ट होगा। अब बात करते हैं जो मैंने 10 प्रश्न दिए थे उनके आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न पूछा था आपको कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था, तो होगा वो प्रोफेसर यशपाल, है ना, बिल्कुल करेक्ट होगा। एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे, प्रोफेसर कृष्ण कुमार। 2005 के निदेशक कौन थे, कृष्ण कुमार। 2022 के कौन थे, तो वो आपके धर्मेंद्र प्रधान। 20 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इसका शुरुआत की थी, है ना, और ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान। 2023 की बात करें तो वो है कस्तूरी रंजन, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे ये, है ना, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एनसीएफ 2022 में कितने खंड या क्षेत्र शामिल किए गए हैं, 2022 में कितने खंड क्षेत्र शामिल किए गए हैं, 4 किए गए हैं ना, कितने, 4। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र कौन सा है, वह कब दिया गया था, तो शिक्षा बिना बोझ के एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है, और ये पूछा जा सकता है, और ये कब दिया गया था, 1993 में। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, ये मंत्रालय के बारे में पूछा जा सकता है, तो वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, तो ये लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना, थोड़ी देर पहले बताया था, बिना भार के अधिगम, है ना, यानी कि यहां पर बताया था बिना बोझ, शिक्षा बिना बोझ के। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देती, किस पर बल देती है, करके सीखने पर बल देती है एनसीएफ 2005। अगला और अंतिम प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में प्रथम भाषा द्वितीय और भाषा तृतीय के बारे में पूछा गया था, तो क्रमशः यहाँ पर देखिए प्रथम भाषा क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा या फिर जो राज्य की भाषा है हिंदी, है ना। दूसरी ये भाषा जो है वो आपकी अंग्रेजी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तृतीय भाषा आपकी स्थानीय भाषा है, यानी कि जो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो स्थानीय भाषा है, जिसको हम मातृभाषा भी कहते हैं, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है ना। तो तीनों भाषाओं को इस प्रकार आप रख सकते हैं। तो यहीं पर जो 100 प्रश्न थे आपके, वो यहीं पर समाप्त होते हैं एनसीएफ 2005 के। तो एनसीएफ 2005, 2022 और 2023। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अभी तक हमारे ऐप से ऑनलाइन स्टडी विद डीके को आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी साथ में डाउनलोड कर लेना है। तो आगे दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।